विशाल, सवाल बहुत छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है और आज के युवाओं को भी इसका जवाब चाहिए होता है, वो तलाशते भी हैं। कथाओं के माध्यम से पूरी की पूरी हमारी माइथोलॉजी और पुराण बताते हैं अपनी बातें, जो उन्हें कहना है। ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है, सिंबल्स, पौराणिक सिंबल्स मीनिंगफुल हैं, उनके अर्थ हैं? रामायण, महाभारत, हमारे मुख्य 18 महापुराण और भी जो कहते हैं उपपुराण, इनकी जो भाषा है, इनमें जो बातें हैं, ये किस तरह से सिंबॉलिक, एक सिंबोलिज्म, एक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं, ये विज्ञान के तरीकों को व्यक्त करती हैं, तमाम साइंटिफिक रिचुअल्स में जो बातें छुपी हैं। ओवरऑल मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ये बातें। देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे सनातन धर्म के स्ट्रक्चर को, तो आपको स्ट्रक्चर वाइज पुस्तकों का आपको एक क्रम दिखेगा। अब इसमें क्या है कि जैसे पहले गुरुकुल में ही ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। गुरुकुल में ही आपको वैदिक पाठ हो गया, उपनिषदों की बात हो गई, दर्शन का ज्ञान हो गया, वेदांग हो गए, उपांग हो गए, फिर उसमें पुराण भी आते हैं जिनको हम पंचम वेद कहते हैं, फिर इतिहास भी आते हैं जिसमें हमने अपनी रामायण महाभारत को रखा है। तो जैसे एक विद्यालय में अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके लिए अलग अलग चीज़ों की उपयोगिता लेके आते हैं, उसी प्रकार से ये चीज़ें थी। अब जब बच्चा है गुरुकुल में गया तो उसको क्या सिखाया जा सकता है? उसको वेद क्या है, वेदों को बोलने का तरीका सिखाया जा सकता है, लेकिन उस वेद का जो गहरा अर्थ है वो 10 साल के बच्चे को सिखाना बहुत कठिन है। और वो तो गुरुकुल में गया है, वो तो सीख भी लेगा 4 से 5 साल में, लेकिन जो गुरुकुल नहीं आए हैं उनको किस प्रकार से समझाया जाएगा? तो उनको समझा, अभी क्या करते हैं आप, कोई कठिन टॉपिक होता है तो चैट जीपीटी से भी आप लिखवाते हैं कि इस टॉपिक को ऐसा समझाओ कि 5 साल या 10 साल के बच्चे को समझ में आ जाए। तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि हाँ देखो ऐसा है, ये बलून था तो ये था, फिर इसमें ये हुआ, तो ऐसे ही वो चीज़ होती है। तो उसने भी सिंबॉलिज्म का उपयोग किया। तो जब आपके वेद और उपनिषद जो हायर मतलब कक्षा के हैं, मान लीजिए कि पीएचडी आप उस पर कर रहे हैं, और आपके सामने जो शिष्य है वो कम उम्र का है, या फिर जो महिला है या पुरुष है, गृहस्थी है, या फिर जिसको नहीं इतना इस लेवल पे पता है, तो उसको आप कथा कहानियों से फिर बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां तो है नहीं, वो तो 27 नक्षत्रों की बात हो रही है। लेकिन उसको समझ में आ जाए और वो चंद्रमा को उस तरह से अपने घर में बनाने लगे, तो आपने तो बोल दिया कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, फिर वो नाम भी याद कर लेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास के प्रतीकों से जब जोड़ लेते हैं तो बातें समझ में आने लगती हैं। यही कहना अब उसको 27 पत्नियों का नाम याद रहेगा। अगर हम उसको बोलते हैं ये नक्षत्र हैं, ये तो लोकेशन है, वो याद भी नहीं करेगा। लेकिन जब हमने कहा कि भाई देखो चंद्रमा है, इनकी पूजा करनी है, ये 27 पत्नियां हैं, ये 27 दिन होते हैं, तो याद कर लिया। तो पुराणों का तरीका जो था वो इस तरह से था। सूर्य के 7 घोड़े हैं, आपको तरीका बताया गया जिससे आप देखो, याद करो। आग की 7 जीवाएं हैं। आज साइंस में हम करेंगे तो रेड फ्लेम होती है, उसमें ब्लू फ्लेम होती है, उसमें एक ब्लैक फ्लेम होती है, फिर उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। हमने डीप स्टडी की, उस समय आपको बताया गया कि आग की 7 जीवाएं हैं। तो सिंबॉलिज्म से आप तक वो पहुंचा। हाँ, अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि आज का जो समाज है उसका स्तर बढ़ चुका है। आज का समाज 800 साल, 1000 साल, 1500 साल वाला नहीं, पहले वाला नहीं है कि जहाँ लोग केवल धार्मिक जो हमें बताया गया हम उस पर चलकर ठीक है बताया है हम इसको मानते हैं। आज क्वेश्चंस हैं सबके पास। अच्छा, चंद्रमा की 27 पत्नियां कहाँ हैं? सब बेकार की बातें हैं। तो उनको बोल दिया कि भाई देखो 27 नक्षत्र हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, तब उसको समझ में आ गई वो बात। तो आज उल्टा हो गया है। पहले सिंबॉलिज्म से समझाया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि सिंबॉलिज्म हटा दीजिए, अब जो सीधी बात है वो हम तक पहुंचा दीजिए। अब इसीलिए पुराणों पर विवाद होता है कि यहाँ पर ये लिखा है, उसके 1000 बच्चे थे। हो सकते हैं क्या 1000 बच्चे? भाई वो सिंबॉलिज्म है, वो बात उसमें भी आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। वहाँ पर जो बात की गई है, जब आपको रथ, सारथी और उससे आत्मा का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो ज़रूरत नहीं थी रथ और सारथी के माध्यम से आपको आत्मा या फिर इंद्रियों के बारे में बताया जाए। लेकिन लोग उस समय सिंबॉलिज्म से ज़्यादा समझ रहे थे। आज का जो यूथ है उसको सिंबॉलिज्म में अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि जब पता था तो सीधे सीधे बता देते, बात घुमाई जा रही है। बात क्यों घुमा रहे हैं?
क्योंकि उन प्रतीकों को डिकोड करने की बात उसके कुछ मुश्किल में कौन वही कह रहे हैं ना कि ऋषियों को जब सीधी बात बता दी तो सीधे लिख देते ना, तो ये कथा कहानियां बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो वो समाज जिस स्तर पर प्रोग्रेस करता है एजुकेशन में, उस स्तर पर ही समझते जाता है। आज का स्तर ऐसा है कि आज का आप किसी को इस तरह की बातें बोलेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगी, उसको लगेगा कि ये फालतूगिरी चल रही, उसको लगेगा कि भाई सीधा ज्ञान है, मुझे सीधे बता दो। अब जैसे आप जाएंगे तो पुराणों में या कहीं पे बता दिया कि चंद्रमा से ऋतुएं जो होती हैं, सीजन्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। आज हमें पता है, लेकिन हमें क्यों पता है? हमें फिर पता है कि जो चंद्रमा है उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट कितना है, अर्थ जो टिल्टेड है चंद्रमा की वजह से, फिर उसकी वजह से जो सन से अलग अलग जो हमारे हेमिस्फीयर्स पे अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है, तो ये हमें समझ में आ रहा सीधा। लेकिन अगर उसको कथा के माध्यम से बताया जाएगा कि जो चंद्रमा एक राजा है, उसकी 27 पत्नियां, उसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, तो कहीं ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो वही चीज़ है कि जो समय जितना भी ज्ञान था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उस समय के लोग वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, क्योंकि ज्ञान जो है, साइंस जो है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की है ह्यूमन माइंड में। तो उस समय के लोगों को जो भी पता था उसको जनरेशन टू जनरेशन याद रहे, इसलिए पहली बात उसको श्लोक के माध्यम से, फिर और वो याद रहे इसलिए सिंबॉलिज्म के माध्यम से। क्योंकि पहले आज तो आप कितना भी बड़ा डेटा हो, आपके पास तो 1-1 GB की चिपें पड़ी हैं, कंप्यूटर्स पड़े हैं, आप कितनी भी बार कॉपी करके रख लो, आपके फ़ोन में कोई फ़ोटो खींची पड़ी है, डिलीट भी नहीं करना, क्योंकि इतना स्पेस है। पहले लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले तो लोगों को पता था ये व्यक्ति अगर चला गया तो फिर हम ज्ञान का क्या होगा, अगर किसी ने लिख भी दिया है, जल गई तो क्या होगा। तो पहले ये था कि ज्ञान आप बांट दो जल्दी से, और उसका सबसे अच्छा यही तरीका था कि आप श्लोकबद्ध कर दो, कविता। आज आप एग्जाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे पहले सूत्र बना लेते हैं, एक खटाक से मैं एक पोएम लिख लूँ, उससे मुझे याद रहेगा, पीरियोडिक टेबल पे पोएम लिखी हुई है। क्यों किया आपने? क्योंकि आपको वो चीज़ याद रखनी है। तो इसलिए उस समय भी उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये ज्ञान हम नहीं स्टोर कर पाएंगे, इतने अच्छे हमारे पास अभी आप बहुत ढेर सारी वर्ल्ड में लाइब्रेरीज हैं जो पूरी वैक्यूम में रहती हैं कि पन्ने तक ना सड़े। उस समय नहीं थी वो टेक्नोलॉजी। तो उस समय लोग ये सोचते थे कि ये ज्ञान खराब ना हो जाए, जल ना जाए, तो कविताबद्ध करके सिंबॉलिज्म के माध्यम से आगे हम पहुंचाते रहे। अब वो क्या है, वो अब आउटडेटेड हो गया है, इसलिए अब पुराणों की जो उपयोगिता है वो उतनी नहीं रही है। अब सीधे लोग उपनिषद जानना चाहते हैं, अब सीधे लोग वेदों में जो ज्ञान है। पहले क्या था कि ऋषियों ने क्या किया कि उस ज्ञान को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए सिंबॉलिज्म हो गई, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, उसके माध्यम से पहुंचाया। अब जनता क्या कह रही है कि हम पहुंच जाएंगे, अब हमें बताइए क्या लिखा है, अर्थ हम निकाल लेंगे। अब मुझे अर्थ समझने के लिए सिंबॉलिज्म की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे अर्थ तक जाना। प्रतीकों में बात नहीं होती। हाँ, अब प्रतीकों में मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट एक तरीके की लॉजिकल। आप इसे आप जो कहना चाहते हैं विशाल, मैं आपकी बातों से जो समझ पा रहा हूँ, ये युग संगत होती हैं। हाँ, चीज़ जो भी ज्ञान का विस्तार है उसको किस तरह से पहुंचाना है। उस समय वो आवश्यकता थी, प्रतीकों के माध्यम से जनता उस तरह से समझती नहीं, उस तरह का समाज समझ नहीं पाता, और उसके इंटरेस्ट को जोड़ने के लिए आज उन्हीं बातों को सीधे सीधे, इसीलिए आज का युवा मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसी बातों में इंटरेस्टेड होता है, वो हर रिचुअल की मीनिंग समझना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें वो सीधे फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं पहले इसका अर्थ बताओ, इसकी उपयोगिता बताओ। तो और अगर कोई चीज़ उन्हें अपने दिमाग या अपने विवेक पर युक्त संगत, तर्क संगत, यानी कि लॉजिक पे उनके खरा उतर रहा है, तो फिर उसे अडॉप्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे मिल रहे हैं जिनका भारतीय ज्ञान विज्ञान सनातन की परंपरा उस पर बहुत आस्था होती जा रही है, उन आस्थाओं को, लेकिन सिर्फ आस्था नहीं है, क्वेश्चंस भी है, वो सवालों के साथ है। अब आप जो आपने जो बताया, इस पर मैं बताऊं, यहीं पर धर्माचार्यों से कुछ सबसे नहीं गलती होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पहले विश्वास करें फिर बात होगी। लेकिन यूथ क्या करना चाह रहा है, पहले हमें मीनिंग बताओ, फिर पहले मीनिंग जानेंगे, पहले उसका अर्थ और तर्क के पर कितना वो खरा उतर रहा है, फिर हम उसे मानेंगे। इसीलिए मैंने विशाल आपको बोला कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जिसको हम जेनजी या अल्फा मतलब जनरेशन जो है, वो भी अल्फा के साथ भी है, बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है, 13, 14, 15 साल। वो ऐसे मिलते हैं, उनको ज्ञान विज्ञान पे, ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान पे बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो माइथोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, वो फिक्सन नॉन फिक्सन बुक्स पढ़ रहे हैं जो भी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों के साथ वो सामने आते हैं।
और फिर उसके अर्थ भी, वो प्रतीकों के अर्थ खुद बता रहे होते हैं। विश्वास नहीं होता कि जो चीज़ें पहले ज़बरदस्ती लादने की कोशिश होती थी अब उनके इंटरेस्ट का विषय है। अब बहुत, मैं प्रश्न बताता हूँ, एक प्रश्न मेरे पास भी आया था और अभी भी मैं सोचते रहता हूँ, और ये जेनजीज बहुत बहुत आगे तक चले गए। अब एक प्रश्न इनका था कि जैसे कल की अवतार होगा, कल की, यस, और अगर हम मार्स पर चले गए तो वो अवतार वहाँ होगा क्या? तो इस तरह के भी प्रश्न रहते हैं। तो वो सोचने का क्यूरियस की क्षमता है कि अगर कल की अवतार भविष्य में होना है, उसके पहले ही हम मार्स पे चले गए या किसी ऐसे एक्सोप्लैनेट पे चले गए जहाँ पर जीवन हो सकता है, तो वहाँ पर होगा। बहुत से प्रश्न रहते हैं। ऐसे प्रश्न भी रहते हैं कि जो हनुमान जी उड़ते थे या छलांग लगाते थे तो क्या उनका मोमेंटम कंजर्व रहता था, वेलोसिटी और मास में? वो तो अब ये जेनजी के सोचने का तरीका है। विशाल, जस्ट आपके सामने ऐसे सवाल आते होंगे, आप कैसे इनको नहीं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसे कैसे देते हैं आप? देखिए, आंसर देना ही जीत नहीं होती कि मैं आंसर दे दिया और देखो मुझे तो सब आता है। प्रश्न, पहली बात तो आपको प्रश्न ही बता देता है कि इसमें कितना समय लगेगा और कितनी गहरी बातें इसमें सोचनी पड़ेंगी। और जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं आता, मुझे कभी भय लगा ही नहीं आज तक कि मुझे नहीं आता। मैं हमेशा, अगर मुझे प्रश्न नहीं आता, मैं उसका गलत उत्तर भले नहीं दूंगा, लेकिन ये बोल दूंगा मुझे इसका उत्तर नहीं आता। तो प्रश्न आता है, फिर उस पर विचार किया जाता है, उससे भी डिस्कशन चलती है। और अब जैसे इसमें यही है, अब जैसे आप ये कल की अवतार की आप बात करेंगे तो उसमें भी ये है कि आप अवतारवाद पे पहली बात तो विश्वास करते हैं कि नहीं। तो आप विश्वास करते हैं तो क्यों विश्वास करते हैं? और फिर कल की अवतार जो होने वाला है, कब होने वाला है, हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस कितनी फास्ट है। तो उसमें यही मैं कहता हूँ, बहुत से प्रश्न रहते हैं। अब जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि रामायण है, इसको प्रूफ करिए कि हुई थी। तो मैं कहा कि आपको खोजने के जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप श्रीलंका जाएं या फिर उस जगह पर जाएं और प्रमाण खोजें। आप यहीं बैठकर आप समझ सकते हैं कि रामायण हुई थी कि नहीं। ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है। आपके पास रामायण पुस्तक है, संस्कृत में है, संस्कृत कब तक रही होगी, उसके कुछ प्रमाण होंगे। आपने सोचा कि चलिए 1500 साल 2000 साल तक के तो प्रमाण मिलते हैं, इसका मतलब इतनी पुरानी तो ये बुक हो सकती है। चलिए संस्कृत तो अभी भी लिखी जा सकती है, लेकिन कालिदास जी ने भी संस्कृत में भगवान राम की बात की है। कालिदास जी तो 4th सेंचुरी में थे, तो रामायण 4th सेंचुरी तक तो पुरानी होगी। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग से भी आप पता लगा सकते हैं कि रामायण सच है कि नहीं। फिर रामायण में हमको हिमालय से लेकर हमारे नीचे तक की बातें हैं। अगर एक व्यक्ति ने किया है तो एक व्यक्ति हर जगह गया होगा, या फिर ये अलग अलग व्यक्तियों ने साथ में बैठ के लिखी है। अगर अलग अलग व्यक्तियों ने साथ में बैठ के लिखी है तो किसी राजा ने लिखवाई होगी। मतलब आप दोनों तरफ से एनालिटिकल रीजनिंग करिए। अच्छा, अगर राजा ने लिखवाई होगी तो उसको पॉपुलर भी उसे बनाना पड़ा होगा। ये पॉपुलर इंडिया में ही नहीं है, केवल इंडोनेशिया में भी है, बाली में भी है, हर जगह है। इतनी पॉपुलर, आज मैं कोई पुस्तक लिखूंगा कितनी पॉपुलर होगी, लेकिन अगर राजा ने करवाया है तो उसको पॉपुलर भी बनाना होगा और हर स्टेट उसको एक्सेप्ट भी करे। तो जब आप इतनी रीजनिंग करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। उसके लिए आपको बाहर जाके गड्ढा खोद के देखने की जरूरत नहीं है कि रामायण हुई है कि नहीं हुई है। तो जो प्रश्न होते हैं आप उसके साथ बैठ जाइए, 2 घंटे 3 घंटे, कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। आइंस्टाइन आज तक लैब गए नहीं, लेकिन सबसे बड़े साइंटिस्ट वही हैं। क्यों? क्योंकि उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स इतने खतरनाक थे कि उन्होंने जो थॉट एक्सपेरिमेंट से बता दिया, 50 साल बाद साइंटिस्ट को प्रूफ मिलता है कि हाँ भाई ये सही चीज़ बताई थी। जो उन्होंने लाइट में बेंड बता दिया, टाइम डायलेशन बता दिया, सब प्रूफ होता है 50 साल बाद 60 साल बाद, हाँ आइंस्टाइन ये सही कह के गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रश्नों के साथ पूरा दिन बिताया है कमरे में, उनको कोई भाग के नहीं गए हैं। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि बोलते थे इंटरनली आप सोचेंगे तो आपको उत्तर मिलेंगे प्रश्नों के। तो जितने भी बड़े प्रश्न हो, जितने भी कठिन प्रश्न हो, आप बस उनके साथ बैठ जाइए। कहीं ना कहीं गाड़ी स्टार्ट होगी, कुछ ना कुछ मिलता जरूर जाएगा। तो यही मैं करता हूँ। अगर कोई बहुत कठिन प्रश्न इस तरह का जेनजी पूछते हैं तो मैं बिताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 1-2 घंटे इस पर कुछ सोचा जाए, क्या कुछ निकल सकता है कि नहीं।